नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनी के बारे में जिस कंपनी का नाम है भारत ग्रुप से रिलेटेड है। भारत रसायन लिमिटेड कंपनी है और इसकी हम जानने के प्रयास करेंगे कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है से लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें, क्योंकि इसकी चार्ट में ऐसा देखने को मिलती है कि लगातार इस स्टॉक में एक छोटे से पीरियड में इतने सारे बड़ा पुल बैक हुआ था। पुल बैक का क्या कारण हो सकता है और क्या क्या इसका इफेक्टेड है, क्या इसका फंडामेंटली उतना सपोर्ट करता है नहीं करता है, हम इसको स्टेप बाय समझने का प्रयास करते हैं। पहले जानते हैं इसके भारत रसायन के बारे में, जो कि यहाँ पे देखने को आती है कि एग्री प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक्स चीज़ से डील करती नज़र आती है, जिसके ढेर सारे ग्रुप्स के अंदर कंपनी निकल के आती है, जिसमें भारत रसायन लिमिटेड, जो कि भारत एग्रोटेक्स लिमिटेड, और भी कुछ इसके पास ग्रुप कंपनियां डोमेस्टिक इंटरनेशनल और कंपनियां निकल के आती है। साथ में कुछ कॉर्पोरेट पार्टनर्स भी इनके साथ जुड़े हुआ है। अ, तो इस कंपनी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, इसके अबाउट अस में जो क्या निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखती है वेबसाइट के ऊपर देखने को आती है, जहाँ पे कंपनी कहती है जो हम शेयर्स खरीदने बेचने से कोई डील नहीं करती, लेकिन एक फ्रॉडलेंटली चैनल दिखता है जो कि हमारे नाम से या कुछ जैसे जिसका नाम मेरे नाम से शायद मिलता जुलता हो, जिसका नाम एक बार जैसे ओपन होता है मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें कुछ लिंक वगैरह दे रखा है कंपनी ने। उसमें निकल के आती है जो बी आर शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि हमारे नाम से या फिर हमसे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के मार्केट में देखिए यहाँ पे निकल के आती है द फ्रॉडलेंट कंपनी नेम्ड MRMS BR शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी है BR शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट ऑन द ऑल एसोसिएटेड, इनके साथ एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि बी आर एग्रोटेक इनका था तो उन्होंने BR शेयर बना दिया। और द भारत एनालिसिस का कोई उससे लिंक नहीं है। और ये कंपनी क्या करती है, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह कराती है, जिसको लिए कहती है जो हम इसी ग्रुप से लिंक करते हैं। दोस्तों इसके लिए कंपनी की अपनी अवेयरनेस थी, एक इन्वेस्टर के लिए अवेयरनेस था और उसको समझने के लिए था, क्योंकि दोनों तरह की बातें हमने यहाँ पे रखा। और यहाँ पे देखा जाए, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जहाँ पे भारत रसायन के बारे में निकल के आती है, तो कंपनी कहती है भारत रसायन लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल ग्रेड जो कि पेस्टिसाइड्स एंड इंटरमीडिएट्स यूज इन द एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए यूज होती है, उसमें कंपनी कामकाज करती नजर आती है। और कंपनी 1989 में कंपनी बनी थी एज ए केमिकल एग्री केमिकल इंडस्ट्रीज के तौर पे। इसकी कुछ चीज़ें को हम सामने रखने का प्रयास करें, जिसमें बुक वैल्यूशन की बात करें तो बुक वैल्यूशन जो है मार्क इसकी बुक वैल्यूशन कंपनी का निकल के आता है करीब करीब 2363 के आसपास। करंट प्राइस की बात करें तो मार्केट में करीब 12,000 के आसपास पहुंचा है। इसमें कुछ की फैक्टर की तरफ ध्यान दिया जाए तो की फैक्टर में इनके देखो जाए तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो करीब 3400 के आसपास है, लेकिन बुक वैल्यू उसका कितना है, करीब 2363 के आसपास। करंट मार्केट प्राइस कितना आता है, 12,000 के आसपास। इसके बेसिस पे देखा जाए तो मार्केट कैप काफ़ी कम है, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना बहुत ही कम देखने को आती है देखा जाए तो। अब इसकी ग्रोथ लेवल की तरफ एक नज़र डालें तो ग्रोथ लेवल की तरफ नज़र डालते हुए देखते हैं कि इसका फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास, डिविडेंड पेइंग जो है वो करीब 0.01% के आसपास निकल के आती है। जो स्टॉक कंपनी की जो पी रेशियो निकल के आती है वो 60 के आसपास है, और जो इंडस्ट्रीज की पी रेशियो निकल के आती है वो निकल के आती है करीब करीब 42 के आसपास। अर्थात यहाँ से जो है ये इंडस्ट्रीज वाइज यदि देखा जाए तो इंडस्ट्री वाइज इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आती है, क्योंकि इसकी स्टॉक की पी रेशियो करीब 60 के आसपास निकल के आती है। आगे क्या कहती है, जहाँ पे देखा जाए प्रमोटर्स की होल्डिंग 75 के आसपास निकल के आती है। बुक टू वैल्यूशन की बात करें तो ये करीब करीब 5 टाइम्स के आसपास कामकाज करती नजर आती है। और क्वार्टरली रिटर्न की तरफ एक नज़र डालें तो एक नज़र डालते हुए निकल के आती है, जो यहाँ पे क्यू ऑफ क्यू हिसाब से सेल्स जो है 32% 33% के आसपास इंक्रीज करती है। प्रॉफिट के पार्ट को देखा जाए तो करीब 224% के आसपास से इंक्रीज करती नजर आती है। कंपनी में डेट्स रेशियो की तरफ ध्यान दिया जाए तो निकल के आती है 0.08% के आसपास, क्योंकि इसकी ईपीएस और बाकी क्वार्टरली प्रॉफिट को देखा जाए, क्वार्टरली प्रॉफिट्स वार को देखा जाए 75% के आसपास इन, और ईपीएस की बात करें तो 196 के आसपास। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है करंट जो रेशियो निकल के आती है, करंट रेशियो जो है कंपनी का वो 4.60 के आसपास निकल के आती है। चलते हैं इसको समझते हैं थोड़ा सा और डीपली में, जो क्या कंपनी यहाँ पे देखने को आती है। कंपनी आईएसओ
मार्क है भारत रासायनिक लिमिटेड। और इसके कुछ जो कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ वेबसाइट पे मिल जाए तो हम आपके सामने रखने पर, जहाँ पे ग्रुप कंपनी की बात करें, ग्रुप कंपनी के पास दो कंपनी का ही नाम निकल के आता है, भारत रसायन और BR एग्रोटेक्स का नाम निकल के आते हैं। इंटरनेशनल ग्रुप के बिजनेस के हिसाब से देखा है तो इनके पास कुछ ऐसा कंपनी नज़र नहीं आता, लेकिन BLP स्टडीज़ और कुछ एक्सपोर्ट्स मार्केट की बात निकल के आती है, जहाँ पे कंपनी का मार्केट में एक्सपोर्ट का भी कामकाज करती नज़र आती है। इसमें ये R&D के ऊपर भी कामकाज करती नजर आती है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंस होता है किसी केमिकल्स इंडस्ट्रीज और किसी खास के एग्रो वाली इंडस्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी कामकाज करती नजर आती है कंपनी। तो इसके स्टॉक मार्केट की तरफ चले तो यहाँ पे स्टॉक लास्ट टाइम में देखने को मिला कि करीब 5% की गिरावट देखने को मिला, जहाँ पे देखने को देखिए लगातार जब गिरी थी, ये देखिए मैं मुझे लगता है कि यदि 15% के आसपास जंप हुआ था शायद स्टॉक, इस तरह की जो चीज़ें निकल के उसको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो क्या निकल के आती है। यहाँ पे देखिए मार्केट जब ओपन हुआ था तो नियरली 10,530 पे स्टार्ट हुआ था और चलती चलती कहाँ पर पहुँच गया, 12,561 के आसपास। अर्थात मुझे लगता है कि 15% के आसपास की जंप हुई थी एक ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जब दूसरे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला जहाँ पे 5% की गिरावट देखने को मिला, यहाँ पे क्या निकल के आती है, यहाँ पे क्या कुछ और गिरावट देखने को मिलती है, या कुछ शॉर्ट टर्म में जब गिरी चली थी तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो ये चलते हैं आगे और पहले इसको फंडामेंटली सपोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। जब निकल के आती है इसका 52 की हाई की तरफ देखें तो करीब 13,262 के आसपास लो की बात करें तो वह करीब 83 मतलब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है। जो स्टॉक का परफॉर्मेंस नियरली इसमें 2x के आसपास भी नहीं गया है, लेकिन बॉटम एक एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा है तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को बनती है। इसके तरफ आगे देखा है तो ये जो कि प्रेस्टिसाइज एंड एग्रो केमिकल्स में कंपनी कामकाज करती है। एक साल की चार्ट हम यहाँ पे देखें तो BSE के ऊपर जो चार्ट निकल के आती है उसमें क्या निकल के आती है, जो स्टॉक ने जो इसके जो पहले जो एवरेज वैल्यू थी, इसके एवरेज वैल्यू की तरफ ध्यान दिया जाए एक नज़र तो एवरेज वैल्यू इसकी कहाँ पे निकल के आती है। मुझे लगता है इसके एवरेज वैल्यू के आसपास यदि देखा जो टच करती नज़र आती है, लेकिन एवरेज वैल्यू पर हमेशा इसी के आसपास टच करती नज़र आती है, जहाँ से इन्हें ग्रोथ लेवल नहीं दिया था। लेकिन ये तो पूरे साल का एवरेज वैल्यू के हिसाब से देखा जाए। इसी चीज़ को यदि हम कुछ पीरियड में देखें, यदि एक महीने या उससे कुछ ट्रेंडिंग के टॉपिक तरह चलें तो ट्रेंडिंग में क्या दर्शाती है, ट्रेंडिंग में ये दर्शाती है इसका एवरेज वैल्यू जो थी वो इसी के आसपास कामकाज करती नजर आई बार बार, इससे ज़्यादा चली नहीं है स्टॉक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ के बाद क्या होता है, मार्केट में एक शॉर्ट टर्म पुलबैक आता है और पुलबैक के बाद स्टॉक दोबारा एवरेज आसपास देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज के पास क्या बोलूँ, यहाँ पे इसी के आसपास कामकाज करती नज़र आती है। लेकिन एक छोटा सा जो जंप लगाया था स्टॉक में, ये एक छोटा सा जंप था और इस दोनों को यदि हमें कट करके आगे करूँ जो कि एक ट्रेंडिंग की तरफ देखा जाए तो ये निकल के आती है जो स्टॉक में रिसेंटली इस तरह के ट्रेंडिंग बनती नज़र आती है और यदि थोड़ा सा गिरता है तो इस तरह के आगे मोमेंटल करती नज़र आएगी। हम कोई भी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं सामने रखने का प्रयास करता हूँ। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी का कोई डिविडेंड फाइनल डिविडेंड हुआ था, कंपनी रिकमेंड किया था बोर्ड को 31 मार्च को। उसमें क्या निकल के आया, कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो करीब फाइनल डिविडेंड की जो जो सिफारिश दी थी, सिफारिश में क्या निकल के आया था उसकी तरफ एक नज़र डालते हैं और वो समझ में आएगा जो आखिर क्या रहा। तो कहा है कंपनी की बोर्ड्स ने, जो बोर्ड ने कहा कि इन्फॉर्म किया डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द मीटिंग इन द जो कि 30 मई को होती हुई थी, रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड ऑफ द 15% ऑफ द करीब 15% देगी, अर्थात 10 रुपये की फेस वैल्यू थी तो 10 रुपये की फेस वैल्यू के बेस पे इस कंपनी को नियरली मुझे लगता है 1.5 रुपये का डिविडेंड पार्ट दे रही है। तो इसका हिसाब से देखा जाए तो यदि मार्केट कैप और मार्केट करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस जिसकी करीब नियरली करंट प्राइस 11,000 के आसपास निकल के आती है, वो 1.5 रुपये का डिविडेंड देता है तो फिर मतलब ही नहीं बनता कुछ ऐसा। और स्टॉक में इस तरह के थोड़ा सा हल्का भी बियर्स जाता है तो फिर उससे ज़्यादा गिरने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पे देखने को आता है कंपनी का दिसंबर तक का रिजल्ट देखने को नहीं मिला, यहाँ पे अपडेटेड नहीं देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या इशू है ये तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का कुछ कंप्लायंस इशू तो की बात करें तो कंप्लायंस इशू कुछ भी नहीं है। और लगता है BSE के ऊपर जो डेटा है, डेटा एक सिस्टम बेस में अपलोड नहीं हुआ, एक इनकरेक्टली अपलोड हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे देखने को आती है।
अब हम क्वार्टरली बेस को डेटा को देखें तो 24 तक डेटा रिजल्ट आ चुका है। उस रिजल्ट के बेसिस में हम कुछ पार्ट्स को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे निकल के आती है, यदि हम इस सभी को इन सभी रिवेन्यू मॉडल को देखें एक नज़र में देखने के बाद ये लगता है जो कंपनी का जो ओवरऑल क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, जहाँ पे करीब 310 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पहले भी इसमें अच्छा खासा रहा था। ये ऐसा नहीं कि मार्केट में अभी फिलहाल ये 310 करोड़ के आसपास इसका रिवेन्यू मॉडल अच्छा आ गया, इससे पहले भी अच्छा खासा इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया था। फिलहाल यहाँ पे जब डाउन साइड देखने को मिला, और डाउन साइड कब था इसका, यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला फिलहाल 22 के अंदर, और 22-23 मिनट का जो था डाउनफॉल देखने के बाद थोड़ा सा दोबारा देखने को मिलती है, जो यहाँ पे कुछ पीरियड में देखा जाए 22 सितंबर के आसपास, तो यहाँ पे दोबारा ग्रोथ करना चालू करती है। और ख़ास के देखा जाए तो इनकी जो मॉडल्स था दिसंबर और मार्च में अच्छा खासा ग्रो लेवल देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे देखने को चीज़ें नहीं मिली। दूसरी तरफ हम प्रॉफिट को केवल देखें बेस लेकर, तो प्रॉफिट में इनका क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट करीब 55-56 करोड़ के आसपास निकल के आती है। ये एक अच्छी देती है, जहाँ पे कंपनी पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दे रही थी, वहाँ पे प्रॉफिट में काफ़ी मोमेंटल हुआ, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर गया। उसको परसेंटेज वाइज देखें तो काफ़ी ग्रोथ करती है। इसी हिसाब से हम यदि प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ ध्यान दें, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम क्वार्टरली डेटा देख रहे थे वो कंसोलिडेटेड डेटा था या नहीं था, तो कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ हम ध्यान दे रहे थे। अब हम जो प्रॉफिट एंड लॉस में कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दें, तो निकल के आती है का टोटल मार्च 24 तक में डेटा में करीब 1045 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स रहा, और इसके बेसिस पे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट तो करीब 95-96 करोड़ का हाई रहा। अर्थात यहाँ पे इनकी प्रॉफिट जो है लगातार गिरती जा रही है, लेकिन गिरते हुए स्टॉक में जो इसका मार्केट के हिसाब से देखा जाए, जो हमने पी रेशियो की वो चर्चा किया था, पी रेशियो के हिसाब से वहाँ पे पी रेशियो तो अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉफिट जो है इसको उस लेवल से काम काज नहीं करती नजर आती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी 16% 19% के आसपास हुआ कर रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा डाउन शेयर देखने को मिला, जहाँ पे 11% पे टिकी पर रह गई स्टॉक। अब इसके बाद देखा जाए कुछ की फैक्टर की तरफ देखा जाए हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में, तो ये क्या निकल के आती है, इस डेटा बेसिस में ये निकल के आती है जो कंपनी का ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ था वो निगेटिव देखने को मिली है। कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ देखा है तो ये भी नेगेटिव देखने को मिली है। सीजीआर के साथ देखा तो ये भी एक सेटिस्फैक्ट्री नहीं देखने को आती है। तो अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो थोड़ा सा 10% के आसपास के देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ओवरऑल इस तरह की कुछ भी ऐसी चीज़ फैक्टर्स देखने को नहीं आती नज़र आती है। चलते हैं आगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक नज़र डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में निकल के ये आती है जो कंपनी की ओवरऑल जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 74-75% के आसपास, उसमें उसमें कुछ फेरबदल नहीं हुआ है, जो जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। उसमें कुछ बड़ी जो मोमेंटल कहने का मतलब उसमें कोई भी बिकवाली या खरीदारी देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ एफआई की बात करें तो एफआई भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, इतना बड़ा लंबा स्टॉक्स है, करीब 11,000 के आसपास ट्रेड होने वाला, यहाँ पे कोई एफआई नहीं है। डीआई की तरफ ध्यान दिया जाए तो डीआई केवल यहाँ पे देखने को आती है कि 2% 2.5% के आसपास डीआई की पोजीशन है। पब्लिक की तरफ ध्यान दें तो पब्लिक क्या कहती है, और पब्लिक में कुछ निकल के आता है, जहाँ पे पब्लिक वाले में देखा जाए तो निकल के आती है 22% की होल्डिंग में। जो बड़े कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिसमें रिटेल स्टॉक्स ब्रोकिंग्स और कुछ बड़े रिटेल्स को छोड़ दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, तो नियरली मुझे लगता है कि 22% में 4 3 7 8 9 10 2 12 13% के आसपास मान लेते हैं उसका, तो करीब 9% के आसपास जो होल्डिंग है, नियरली लगता है कि वो 1% से कम की पोजीशन में रिटेल के पास चलती कामकाज करती नज़र आती है। एक तरफ से देखा जाए तो स्टॉक की परफॉर्मेंस एज ऑन डेट की क्या दर्शाती है, उस तरफ को ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा और बैकअप पीछे की तरफ लें तो इसमें देखिए एवरेज मूविंग प्राइस के आसपास निकल के कहाँ पे खड़ी होती है स्टॉक, दोबारा वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे ये किस पीरियड में था। इससे पहले ये स्टॉक में पीरियड था निकल के, जो कि इस पीरियड में 2022 के सितंबर में आया था, वहाँ पे ये दोबारा आई है स्टॉक की प्राइस गिरने के बाद। तो यहाँ पे एक लंबा सा यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक अटवन करूँ, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं कई बार, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मैं एक चीज़ देखूँ यहाँ पे, तो इनका जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है एक इसी सीमा के आसपास काम काज करती नज़र आई थी इससे पहले भी देखा जाए तो।
मैं इसको देखूँ आकलन करके, तो ये एक निकल के आता है जहाँ पे एवरेज वैल्यू वैल्यू के आसपास निकल के आती है। दूसरी तरफ ये देखा है तो यहाँ यहाँ के आसपास कामकाज करती नजर आती है। और ऊपर रेजिस्टेंस का देखें तो रेजिस्टेंस जो है इससे ऊपर कामकाज कभी किया नहीं। और यहाँ पे जब बुलिश हुआ था, मैं यहाँ की संकेत लेता हूँ, यहाँ पे जब बुलिश हुआ था उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट को लगा जो हाँ अब यहाँ से जैसे ही अपर साइड के लिए निकला मार्केट ने, खरीदारी का मौका बनता गया और लोगों ने अच्छा खासा खरीदा होगा, जिसकी वजह से मार्केट और यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल खरीदारी के, यहाँ पे जो है वो नुकसान भी होगा जिनके पास यहाँ पे आकर के ना मार्केट गिर गया। और अक्सर होता है ना, जब आप लेते हैं तभी मार्केट गिरता है। उसका रीज़न ये होता है जब आप उसको पिक वैल्यू पे लेते हैं तो पिक वैल्यू पे फिर नुकसान ही देखने को मिल सकती है। चलते हैं आगे। अब परसेंटेज ऑफ 10 साल के डेटा को देखा जाए एज ऑन डेट के 10 साल में करीब 3300% का स्टॉक प्राइस जंप किया है, 5 साल में 193%, 3 साल में नेगेटिव 6% के आसपास, 2 साल में करीब 12%, 1 साल में मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक टाइम फ्रेम के जोन के हिसाब से परफॉर्मेंस तो नहीं करता नज़र आता है। लेकिन 6 महीने उससे पहले 3 महीने 41% और 1 महीने यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नज़र आता है। क्योंकि इसका रीज़न ये रहा, जो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, जैसे कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट हुआ, कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद मार्केट ने एक जंप का, एक मार्केट ने अच्छा का स्विंग करता हुआ नजर आया और यहाँ पे दोबारा जो एवरेज वैल्यूम के आसपास खड़ी हुई है। तो यहाँ पे अभी यहाँ से लगता है ऐसा जो मार्केट थोड़ा सा रिएक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ की और बातें ध्यान रखनी होती है। क्योंकि ये मैं आपको जो स्टडी कर रहा हूँ ये कोई ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि इस लर्निंग पर्पज़ में चार्ट में विदाउट कोई इंडिकेटर के हिसाब से मैं करता हूँ। वैसे इंडिकेटर के हिसाब से देखा है तो आप इसमें इंडिकेटर जाकर के आप इसको अलग अलग इंडिकेटर के यूज कर सकते हैं उसमें से। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसको फिलहाल बिना कोई इंडिकेटर के हिसाब से कामकाज करता नज़र आता हूँ। तो इस तरह के परफॉर्मेंस नज़र आए यहाँ पे पीयर्स में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पीयर्स के नाम आते हैं जिसको भी हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, मौका आएगा तो इसको हम समझने का प्रयास किया। भारत ग्रुप्स की कंपनी जिसका नाम था भारत रसायन लिमिटेड, और इसका हमने स्टडी किया, सामने रखने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। यहाँ पे एक चीज़ की और बात करें, इस तरफ से हमने कहा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कहती है, लेकिन हम डेट्स रेशियो की हमने जब चर्चा किया था तो डेट्स रेशियो क्या निकल के आती थी, डेट्स रेशियो की चर्चा करें तो डेट रेशियो निकल के आती थी यहाँ पे नियरली निकल के आती थी 0.08% के आसपास डेट्स रेशियो निकल के आती थी, जहाँ पे क्यू ऑफ क्यू प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा खासा जंप करते नजर आते आया था स्टॉक्स।